तो वही ये अब हम देखेंगे, ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारा जो पहले जो हमने की है डिज़ीज़ ब्रोंकाइटिस उसी का पार्ट है ये हमारा दूसरा। तो मतलब उसी का आगे से जो हिस्सा है वो चला हुआ है, तो हम इसमें देखेंगे हमारी पैथोफिज़ियोलॉजी। तो पैथोफिज़ियोलॉजी हमने देखनी है ब्रोंकाइटिस की, तो देखते हैं कि भी हमारे ब्रोंकाइटिस में होने वाला जो इन्फ्लेमेशन, सूजन और डायलेशंस है, वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे हमारा जो सबसे पहले है जैसे पल्मोनरी इन्फेक्शन। ठीक है? तो पल्मोनरी में होने वाला इन्फेक्शन होगा तो वो क्या करेगा, वो हमारी इन्फ्लेमेटरी का प्रोसेस जो है स्टार्ट करेगा, यानी कि सूजन आने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा। फिर उससे क्या होगा, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, थिक स्पूट जो है प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि गाढ़ा बलगम जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब गाढ़ा बलगम बनना स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो ब्रोंकाई को ऑब्स्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ब्रोंकाई के अंदर सब जगह फैल जाएगा, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था पिछली वीडियो में। ठीक है? तो वो क्या करेगा, वो ब्रोंकाई को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकेगा, रुकावट पैदा कर देगा, उसमें से जो एयर आ जा रही है उसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो फिर क्या होगा, इसमें जो वॉल होती हैं वो परमानेंट क्या हो जाएँगी, डिस्टेंड हो जाएँगी और हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएँगी, यानी कि जो वॉल होती है, दीवार होती है, वो हमारी परमानेंट फैल भी जाएँगी और वहाँ से हमारी डिस्ट्रॉयड भी हो जाएँगी, यानी कि उनको नुकसान भी पहुँचेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट इसमें जो इन्फ्लेमेशंस है, इन्फेक्शन है, वो हमारा एक्सटेंड होगा और वो हमारा प्री ब्रोंकाई टिश्यू तक पहुँच जाएगा। तो इन्फ्लेमेशंस है और इन्फेक्शन है वो फैलता ही जाएगा हमारा, और प्री ब्रोंकाई जो हमारे टिश्यू है, यानी कि पहले जो टिश्यूज़ में जो पहले टच में उसके आस-पास के जितने भी टिश्यू हैं, सभी को इफेक्टेड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है? फिर क्या होगा, फिर हमारा इफेक्ट होगा जो लोअर लंग सेगमेंट है, वो हमारा इफेक्ट करना स्टार्ट कर जाएगा, यानी कि नीचे वाले हिस्सों में जितने भी हमारे भाग हैं, लोब हैं, वो सारे के सारे हमारे इफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाएँगे इन्फ्लेमेटरी से और सूजन से, और म्यूकस जो अब्सेक्स हो जाएगा, वो हमारा लंग्स के अंदर अब्सेक्स बोला जाता है, तो लंग्स के अंदर अब्सेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी है कि कैसे हमारा जो इन्फेक्शन होता है वो एक-एक करके हमारा आगे बढ़ता है, और इन्फेक्शन जब आगे बढ़ता जाता है तो वो किस तरीके से पूरा का पूरा हमारा जो डिज़ीज़ होती है उसकी कंडीशन जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? तो अब हम इसमें देखेंगे हमारी मैनेजमेंट। ठीक है? तो मैनेजमेंट के अंदर क्या है, मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने दिया है मेडिकल मैनेजमेंट दिया है। पहले मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि भई एडमिनिस्ट्रेट कराना आपने एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेट कराने हैं, उसके कल्चर और सेंसिटिविटी देखेंगे हम स्पुटम की। ठीक है? तो हम एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेट कराएँगे। दूसरा क्या एडमिनिस्ट्रेट कराना है, इसमें हमारी ब्रोंकियो डायलेटर और हमारे क्या कराएँगे एक्सपेक्टरेंट्स जो हमारे होते हैं, यानी कि इस तरीके की जो दवाइयाँ होती हैं, यानी कि जो हमारी ब्रोंकाई होती है और डायलेटर जितने भी हमारे ड्रग्स होते हैं या हमारे एक्सपेक्टरोनेट्स जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे दिए जाते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। दूसरा हम क्या करेंगे, चेस्ट में की जो है फिजियोथेरेपी जो है वो प्रोवाइड करानी ज़रूरी होती है पेशेंट को। फिजियोथेरेपी कराएँगे तो उसकी जो मसल्स हैं वो एक्सपेंड करेंगी और अच्छे से उसमें रिलैक्सेशन महसूस होगा। तो चेस्ट की फिजियोथेरेपी जो है वो करानी है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है इसमें हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट है। अगर सर्जिकल मैनेजमेंट होगी तो उसके अंदर हम देखेंगे कि भी सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर मेडिकल मैनेजमेंट अगर अनसक्सेसफुल होती है तो वी कैन डू, तो हम कर सकते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो जब सारी की सारी जितने भी हमारे पहले ट्रीटमेंट होते हैं अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते तो उसके बाद फिर हम सर्जरी की सोचते हैं। तो उसमें फिर हमारी कौन-कौन सी सर्जरी की जाएगी, उसमें सबसे पहले सर्जरी की जाएगी सेगमेंटोमी। तो उसमें हमारा सर्जिकल से रिमूव किया जाएगा, सेगमेंट को ही रिमूव कर दिया जाएगा जहाँ पर इन्फेक्शन है। दूसरी हमारी लोबोक्टोटोमी, यानी कि सर्जरी कर करके जो हमारा लोब है उसी को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट रहती है। सर्जिकल मैनेजमेंट में तो उस पार्ट को ही हटा दिया जाता है जो पार्ट इन्फेक्टेड होता है, उसी को सर्जरी करके हटा दिया जाता है। ठीक है? तो इसमें हमारी फिर आ जाती है इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम इसमें क्या देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे कि भी नर्स को पेशेंट को क्या-क्या प्रोवाइड कराना है। तो सबसे पहले पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करानी है ताकि वो रिलैक्स हो सके। ठीक है? दूसरा आपने क्या करना है, इंक्रीज़ करना है डीप, स्लो और हमारा जो पल्स्ड लिप ब्रीथिंग, यानी कि जो होठ जो होते हैं लिप्स, और बिल्कुल धीरे से जो स्लो स्लो ब्रीदिंग की जाती है, यानी कि सांस लेने का जो तरीका होता है उसको इंक्रीज कराना है आपने। दूसरा इसमें इंक्रीज कराओगे आप एक्सपोटरेशंस, यानी कि स्पूटम है, सक्शंस है और नेसेसरी प्रोवाइड ऑफ द म्यूको जो हमारे म्यूकोलाइटिक होते हैं, तो इसमें इंक्रीज़ कराने सारे के सारे वो ड्रग्स जो हमारे स्पूट सक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो सारे के सारे आप प्रोवाइड कराओगे, जैसे कि म्यूकोलास्टिक जो हमारे ड्रग्स पाए जाते हैं वो। फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेट कराना है आपने एंटी माइक्रोबल एजेंट भी आप दोगे अगर प्रिस्क्राइब किए गए हैं, अगर डॉक्टर ने बताया है तो। दूसरा क्या एडमिनिस्ट्रेट कराना है आपने, O2 का ध्यान रखना है। अगर इंडिकेशन, अगर संकेत ऐसे आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, तो आप O2 भी ज़रूर प्रोवाइड कराओगे पेशेंट को, वो नेसेसरी होता है। ठीक है? नेक्स्ट आप क्या कराओगे, आप एसेस लेवल ऑफ एंग्जायटी एंड आंसर क्वेश्चन ऑनेस्टली। तो आप क्या करेंगे, जो एंग्जायटी लेवल होता है उसको असेस करेंगे। आप देखेंगे पेशेंट के अंदर किस चीज़ को लेकर के एंग्जायटी है और ईमानदारी से उसके सारे सवालों का आपको जवाब देना है। ठीक है? ताकि वो सैटिस्फाई हो सके। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इंक्रीज़ करना फॉर बेड रेस्ट और रिड्यूस करना है ऑक्सीजन ऑफ कंजम्पशन। तो आप जो हमारे ऑक्सीजन को लेकर के जो कमी है उसको आपने रिड्यूस करना है और बेड रेस्ट देने का आपको बेड रेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराना है ताकि ऑक्सीजन की जो कमी है वो ना रहे पेशेंट को। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किसमें आ जाती हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हमारी आ जाती हैं। ठीक है?
नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है नर्सिंग डायग्नोज। तो नर्स को जो है डायग्नोज क्या-क्या करना है, जब सारी मैनेजमेंट देने के बाद और सारे का सारा जो प्रबंध करने के बाद और ट्रीटमेंट देने के बाद भी अगर नर्स डायग्नोज करती है, तो उसमें क्या-क्या देखना होता है नर्स को पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहले उसमें देखेगी एक्सचेंज रिलेटेड एंड डिक्रीज़ वेंटिलेशन ऑफ द म्यूकस प्लग। तो सारा का सारा देखेगी कि पेशेंट के अंदर जो है कौन-कौन सी चीज़ों की कमी हो रही है, किस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें कम हो रही हैं वेंटिलेशन से या म्यूकस प्लग से लेकर के कौन-कौन सी। तो म्यूकस प्लग क्या होता है, म्यूकस की क्या-क्या चीज़ें रहती है, वो हम पढ़ चुके हैं पहले। एंग्जायटी रिलेटेड ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखेंगे कि भी साँस अच्छे से नहीं आ रहा, तो उसे लेकर के कितनी बेचैनी वो कैसे महसूस कर रहा है और क्या उसको कठिनाई आ रही है साँस लेने में, तो ये भी आपने उसके अंदर देखना है। दूसरा आपने क्या देखना है, अलर्टेड चीज़ें देखनी है। अभी न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से बॉडी में क्या-क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड कौन-कौन सी रिड्यूस्ड एप्टीट्यूड है, डायज़ीपिनिया है, डिक्रीज़ ऑफ द एनर्जी लेवल, तो सारी चीज़ें देखोगे कि उसमें एनर्जी लेवल उसका कम तो नहीं हो गया है, साँस लेने में कमी तो नहीं है, कहीं उसको भूख लगने में तो कमी नहीं है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है, सारी की सारी डायग्नोज़ के अंदर आपने देखनी है पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो आप न्यूट्रिशन लेवल से लेकर के तो सारी चीज़ें डायग्नोज़ करनी ही करनी है कि भी कितने कितने लेवल पे कितने न्यूट्रिशन की और किस तरीके के न्यूट्रिशन की पेशेंट को ज़रूरत है, क्या-क्या चीज़ें रिड्यूस करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो नेक्स्ट आपने स्लीप पैटर्न जो है वो ज़रूर देखना है, भी डिस्टर्ब है उससे रिलेटेड जो डायज़ीपिनिया हो जाता है या फिर हमारा एक्सटर्नल जो हमारा सेटिंगली हो जाता है, तो वो ज़रूर देखोगे। भी नींद से रिलेटेड नींद अगर डिस्टर्ब होती है, तो उससे साँस लेने में कोई दिक्कत या फिर कोई भी तरीके की अगर प्रॉब्लम होती है स्लीप पैटर्न को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें भी आप देखेंगे। और एयरवे जो है उसकी क्लीननेस, इफेक्टिव रिलेटेड ऑफ द कफ पफिंग एंड द म्यूकस प्रोडक्शन, तो आपने देखना है कि जो एयरवे है, एयर के आने जाने का जो रास्ता है वो कितना साफ है, कितना इन्फेक्टेड है, उससे रिलेटेड कफ, खाँसी वगैरह या म्यूकस का प्रोडक्शन से बलगम कितना बन रहा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें भी आप नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर ही देखी जाती हैं कि भई पेशेंट जो है खाँस रहा है, कैसे खाँस रहा है, कैसे उसको खाँसी आ रही है, किस तरीके का, किस रंग का, कितना बलगम आ रहा है, ठीक है? तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर ही देखी जाती है। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड है या फिर डायज़िपिनिया, साँस कैसे आ रहा है, उसको साँस लेने में डिफ़िकल्टी उसको हो रही है ब्रीथिंग के अंदर, ठीक है? उसका खाना-पीना कैसा है, किस तरीके से खा रहा है, उसका एनर्जी लेवल कैसा है और उसका वेंटिलेशंस और जो म्यूकस प्लग है वो कैसा, तो ये सारी की सारी नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर देखी जाती है। तो ये जो हमारी डिज़ीज़ थी, ये थी हमारी ब्रोंकाइटिस, ठीक है? तो जो हमारी ब्रेकियोटाइसिस जो होती है, उसके अंदर हमने पढ़ लिया है कि जो हमारी नलियाँ होती हैं, यानी कि ट्रैकिया से जो ब्रांचेज़ निकलती है, वो हमारी ब्रोंकियोटाइटिस होती हैं। और वो जो उनके अंदर जो अबनॉर्मल तरीके से जब हमारी डायलेट होने लगती हैं, बढ़ने लगती हैं, हमारी 4 टाइप उसकी होती हैं, तो वो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो ये सारी हमारी मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है इस वीडियो के अंदर। तो ये हमारी जो वीडियो है यानी कि पार्ट 2 है ब्रोंकाइटिस का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।